आज बात करेंगे साइबर क्राइम की। इंटरनेट पर बहुत सारे शातिर ऐसे बैठे हैं जिनकी नज़र आपकी गाड़ी कमाई पर है। इस पर हम बातचीत करेंगे। आज साइबर थाना शिमला में हम हैं और साइबर थाना के इंचार्ज नरवीर सिंह राठौर जो एडिशनल एसपी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो दो लोग आपने पकड़े हैं, ये 24 लाख की ठगी का एक ऑनलाइन ठगी का मामला था जो मंडी के बल से आया हुआ था। इसके बारे में बताएं जरा, कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, ये पूरा खेल कैसे चलता है? जी हाँ, ये अगस्त 2019 में ये एफआईआर हुआ था बल थाने में। कंप्लेनेंट जो है उन्होंने वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई, भुवन कुमार ने, कि इनके पीएनबी बैंक में दो खाते थे जिनमें दोनों खातों से 12 लाख रुपए जो है अगस्त महीने में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके निकाल दिए गए हैं। तो इस बारे में हमने साइबर थाना शिमला ने इन्वेस्टिगेशन किया। दौरान इन्वेस्टिगेशन हमने भिन्न भिन्न तरह का रिकॉर्ड टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंकर से हासिल किया। जो पाया गया कि ये जो इनके खाता से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर था, सबसे पहले साइबर ठगों ने वो मोबाइल फ़ोन पोर्ट करवाया वोडाफोन में। वोडाफोन में पोर्ट होने के बाद उसका जो ओटीपी था वो फिर इनके मोबाइल पे आता था, फ्रॉडस्टर के मोबाइल पे आता था। उस तरह से इन्होंने ऑनलाइन उनके अकाउंट से ये 24 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। सर्वप्रथम ये जो पैसा है ये पेटीएम के थ्रू, भिन्न भिन्न पेटीएम अकाउंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट फिनो बैंक पेमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ। तो फिनो बैंक अकाउंट्स को हमने वेस्ट बंगाल के वो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के सभी अकाउंट्स थे, वहाँ जा कर के पोर्ट भी जो है वो मोबाइल फ़ोन उसी एरिया में हुआ था। तो मैंने खुद वहाँ पे अपनी टीम के साथ जा कर के पुरुलिया में जो फिनो बैंक के अकाउंट्स थे उन किन खाता धारकों के नाम थे उनसे वेरीफाई किया। तो खाता धारक जो है इन्वेस्टिगेशन में इनोसेंट पाए गए, जो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जो अकाउंट है ये इन्होंने फिनो बैंक के खोले हैं। तो धीरे धीरे जब हमने अकाउंट नंबर भी खोले थे अलग से? जी हाँ, फिनो बैंक का जो जैसे नंबर आपने बताया कि पोर्ट किया था। हाँ, नंबर जो है मोबाइल नंबर जो लिंक्ड मोबाइल नंबर था कंप्लेनेंट का वो पोर्ट हुआ था वोडाफोन में। तो उसी पे ओटीपी आता था। ओटीपी आने के बाद जो है एक्सेस जो है इन लोगों के पास खाते का हो गया और उसके बाद जो है नेट बैंकिंग के थ्रू इन्होंने पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र किया। पेटीएम में ट्रांसफ़र होने के बाद फिनो बैंक अकाउंट पे पैसा गया। तो हमने वहाँ पे जब वेरीफाई किया तो हमने सर्वप्रथम जो है एक दोषी जो है ये अपना विशाल कुमार पाल, ये वहाँ पर वोडाफोन का रिटेलर है, एजेंट था। कि ये लोगों का जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने मोबाइल में ले लेता था। उसके बाद उन्हीं कस्टमर के ये फिनो बैंक अकाउंट खोल देता था। तो क्योंकि ये फिनो बैंक का भी एजेंट था, इसको फिनो बैंक की आईडी मिली हुई थी और उस आईडी से ये भिन्न भिन्न अकाउंट्स खोल लेता था और उन अकाउंट का जो एटीएम है ये फ्रॉडस्टर को दे देता था। तो बैंक भी शामिल है इसमें? जी हाँ, इसमें फिनो बैंक ऑनलाइन बैंक का ये एजेंट था। तो हम ऑनलाइन बैंक है? हाँ हाँ बिल्कुल, उसका एजेंट था। तो उस जो इस तरह से जो है इसमें फिनो बैंक की भी मिलीभगत पाई गई है। और इसमें जो है ये जो दूसरा अभियुक्त हमने बिहार बेगूसराय से गिरफ्तार किया है, इसका नाम है करण कुमार प्रद्युम्न पंडित। तो ये प्रद्युम्न पंडित वहाँ काफ़ी चर्चित है बिहार और वेस्ट बंगाल में। साइबर ठगी का नाम है। सभी पुलिस के लोग मतलब वांटेड है? हाँ, वांटेड हैं। एंड सभी लोग बोलते हैं कि इस कारोबार को प्रद्युम्न पंडित और ये करण पंडित यहाँ पे चला रहा है। तो इसको हमने वहाँ पे तलाश किया। इसका हमें एक मोबाइल नंबर जो वर्तमान में इसके पास चल रहा था उसका हमने लोकेशन कंपनी से लिया। उस लोकेशन के आधार पर जो बेगूसराय में ये हम इसके निवास स्थान पे पहुँचे और सुबह प्रातः हमने वहाँ पे हमने रेड किया लोकल पुलिस की मदद से, जो ये अपने मकान में मौजूद पाया गया। तो इसके कब्जा से 6 मोबाइल फ़ोन, कुछ करेंसी नोट और कुछ सिम्स 34 के आसपास सिम्स जो है सिम वहाँ पे हमें रिकवर हुई है। तो जब हमने डेटा एनालाइज किया, जो हमारा जो ये केस है उस केस में बहुत सारे मोबाइल नंबर जो है वो इसके पास रिकवर हुए हैं। संख्या आप बता सकते हैं? हजारों में, लाखों में नंबर? हाँ, जब हमने इनसे एक लैपटॉप भी हमें मिला है। लैपटॉप का डेटा जब हमने एनालाइज किया तो उसके खाते में भिन्न भिन्न लोगों के करीब 1 लाख कस्टमर के पेटीएम अकाउंट्स के मोबाइल नंबर उसमें पाए गए। इसके अलावा और 1 लाख नंबर
इसके लैपटॉप में पाए गए हैं जो भिन्न भिन्न कस्टमर्स के थे जिनके बैंकों में खाते हैं। तो और जब हमने और डेटा इसका एनालाइज किया तो ये पाया गया कि इनको बैंकों का से भी कस्टमर का अकाउंट्स की डिटेल इनको मौसूल होती है। तो इसमें जो है कुछ पीएनबी बैंक का जो डिटेल इनको मिलता था, तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो डेटा हमें बैंकों का मिलता है उसमें 5-6 कस्टमर के बदले हम 25,000 के आसपास उस एजेंट को देते हैं जो डेटा प्रोवाइड करता है। ये मतलब पूरा गिरोह है, गिरोह काम कर रहा है इसके पीछे। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसमें डेटा प्रोवाइड करने वाला एक ग्रोह है और इनके रेट फिक्स है, इतने डेटा के लिए इतना पैसा मिलेगा, और ये व्हाट्सएप के थ्रू ये डेटा सर्कुलेट करते हैं एक दूसरे को, और उसी ढंग से ये अपनी पेमेंट्स वगैरह एक दूसरे को करते हैं। तो ये जो इनका जो गिरोह है, जो 2 लोग हमने पकड़े हैं, ये लोग झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल में सक्रिय तौर पे साइबर ठगी का काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि गिरोह, क्या ये पता चल पाया है इनकी एज के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये क्या काम करते हैं और किन किन लोगों के साथ संपर्क में, पढ़ाई लिखाई इनकी कितनी है, ये इतना एक्सपर्ट कैसे हो जाते हैं कि ऑनलाइन ही जो है इतना ये धंधा चलता है, ये किसी के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो करण कुमार पंडित हैं और ये विशाल कुमार पाल हैं, झारखंड में बहुत सारा इनिशियली साइबर ठगी का जो है जामताड़ा आदि क्षेत्रों में जब पुलिस का प्रेशर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रेशर इन लोगों पर पड़ा, तो वहाँ से कुछ लोग भाग करके बिहार और वेस्ट बंगाल के एरिया में आए और इन लोगों के संपर्क में वो लोग जुड़ गए। तो उन लोगों के संपर्क में आकर के इन लोगों ने भी उनके कहे अनुसार उनसे वो जो साइबर ठगी की जो टैक्टिक्स थी वो सीखी, और उन्हीं के पद चिन्हों पर ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ट्रेनिंग, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने अंजाम देना है, कैसे ये फ्रॉड करना है, तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से करना है, कि एक हर किसी का रोल डिसाइड है क्या? बिल्कुल, इसमें हर एजेंट का जो रोल है वो डिफाइन है। इनके पास महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन, एक फ़ोन 45,000 के आसपास, एंड्रॉयड फ़ोन, इस तरह के महंगे मोबाइल फ़ोन इनके पास मिले हैं, जिसके थ्रू ये मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किस तरह से पैसा ट्रांसफ़र करना है, इस टेक्निक में ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट है। क्या ये पता चल पाया है सर, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है जब ये सुनते हैं हम कि डाटा लीक हो जाता है, ये फ़ोन नंबर कैसे मिल जाता है? ये तो कंपनी के, जिस कंपनी से हम नंबर लेते हैं, सिम लेते हैं, ये तो उन्हें पता है, ये कैसे ये पूरा डाटा जो है चोरी किया जाता है, कैसे पता चल जाता है इन ऑनलाइन ठगों को कि कौन कौन सा बैंक इस्तेमाल कर रहा है, नेट बैंकिंग कर रहा है, पेटीएम कर रहा है, ट्रांजैक्शन किस तरह से कर रहा है, खाते में कितने पैसे हैं, कोई इसके बारे में डिटेल आई है अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारे पास डिटेल हैं कि ये इनका अलग अलग डेटा सेंटर है, जो कि इनके मोबाइल फ़ोन के जो चैट, हमने व्हाट्सएप की चैट को हमने एनालाइज किया, तो उससे ये पाया गया है कि इनका अलग अलग जगह से डेटा सेंटर करके जहाँ से इनको एसएमएस आते थे, तो बैंकों से कस्टमर्स का जो डेटा था वो प्रॉपर परफॉर्मे में आकर के आता है, जैसे कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, लिंक्ड मोबाइल नंबर और बैलेंस। तो उस आधार पर ये कंसर्न कस्टमर को संपर्क करते हैं और उसी सोशल मीडिया टेक्निक के थ्रू उनसे पैसा ये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा देते हैं। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि बैंक्स की बहुत बड़े पैमाने पर मिली भगत है। जो जानकारी मिली थी, हाल ही में आप ही के लोगों से जानकारी मिली थी कि जो ये टोल फ्री नंबर होते हैं वो जो है आउटसोर्स पर रखे गए हैं, जो लोग ऑपरेट करते हैं, ये जो कॉल सेंटर्स हैं आउटसोर्स पर रखे गए हैं। तो क्या यहाँ से भी डाटा चोरी होता है? बैंक भी जो है डाटा बेचते हैं क्या उनके कर्मचारी? जी हाँ, अभी बिहार पुलिस ने वेस्ट बंगाल में जो पीएनबी बैंक का कॉल सेंटर है गुड़गांव में, वहाँ से 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो आउटसोर्स कर्मचारी थे जो इस तरह का डेटा लीक कर रहे थे। तो उस संदर्भ में वेस्ट बंगाल में एफआईआर दर्ज है और 2 लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की है। तो उसके बाद जो है कॉल सेंटर से उन लोगों को निकाल दिया गया था। इसी आधार पर हम लोग भी इस पे अभी इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं कि इसमें और कहाँ से जो है इनके तार जुड़े हुए हैं, उसमें अभी गंभीरतापूर्वक हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चला हुआ है। हिमाचल में किस तरह से आप देखते हैं कि जो आंकड़े आपके पास 2-3 सालों के आए हैं कि हिमाचल में किस तरह से ये साइबर क्राइम जो है अपनी जड़ें
फैला चुका है और लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे इन ऑनलाइन ठगों से बचा जा सकता है? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2016 में हमारा ये साइबर पुलिस स्टेशन खोला था। उससे पहले साइबर अपराध के आंकड़े हमारे पास नगण्य थे। 17, 18 और 19 में 3 साल में ये जो आंकड़े हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। तो वर्ष 2019 में करीब 1500 के आसपास शिकायतें सिर्फ हमारे पास यहाँ साइबर थाने में आई हैं, डिस्ट्रिक्ट में अलग से हैं। तो इन 1500 शिकायतों में करीब 700 के आसपास शिकायतें फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित है और करीब 700 शिकायतें जो है सोशल मीडिया की हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसे बचें, और ऐसा कुछ होता है तो कहाँ संपर्क करें? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि अगर कभी अनजान व्यक्ति का कोई आपसे संपर्क करता है टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया चैनल जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आप जो है अनजान व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी अपना डेटा शेयर ना करें और प्राइमा फेसाई उनके द्वारा भेजे गए तथ्यों पे विश्वास ना करें। फिजिकली उसको वेरीफाई करें, कॉल से वेरीफाई करें। विदाउट आपके द्वारा अगर आप अनजान बने रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं डेटा लीक होगा और आपको फाइनेंशियल फ्रॉड जो है घटित होने की संभावना है। शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू वेरी मच। जाने कौन कहाँ बैठा है और कैसे जो है आपकी गाड़ी कमाई पर इनकी नजर पड़ती है। इस पूरे बातचीत के बाद नतीजा तो यही निकलता है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है और यहाँ पर सरकार को जो है इस पर ध्यान देना होगा। इसको लेकर जो है कड़े नियम बनाने होंगे। बैंकों को अपने कर्मचारियों पर नजर रखनी होगी। जो टोल फ्री नंबर पर से किस तरह से डाटा लीक हो रहा है, तो यहाँ पर सरकार को इस मामले में गंभीर होने की जरूरत है और हम लोगों को भी इससे जो है सतर्क रहने की जरूरत है। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।